दोस्तों, सीक्रेट मिलेनियर रईस ज़्यादा कहानी के एपिसोड नंबर 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। और एक छोटी सी करेक्शन है, इसमें निहारिका को हम अब काशवी पढ़ेंगे। दोस्तों, आगे की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं कहानी। काशवी फरारी के बिल्कुल पास पहुंच गई थी। गाड़ी इतनी साफ और चमकदार थी कि उसमें अपना चेहरा देखा जा सकता था। काशवी ने एक पल के लिए गाड़ी को देखा और किसी भी आम इंसान के लिए गाड़ी को खरोंच लगा पाना सपने में डरावने ख्याल के जैसा हो सकता था। लेकिन काशवी के दिमाग में सिर्फ अपने भाई का सूजा हुआ चेहरा, खून से लथपथ कपड़े घूम रहे थे। वो झुकी और फरारी के पिछले बड़े और चौड़े टायर के पास बैठ गई। उसने पेचकस की नोक को टायर के एयर वॉल के अंदर पूरी ताकत से घुसा दिया। हवा के तेजी से बाहर निकलने की एक तेज आवाज पार्किंग एरिया में गूंज गई। टायर की हवा बहुत तेजी से निकल रही थी। काशवी के चेहरे पर एक गजब का सुकून था। जैसे जैसे गाड़ी का टायर पिचक रहा था, उसे लग रहा था मानो उस घमंडी इंसान का अहंकार भी उसी तरह रिस रिस कर बाहर निकल रहा हो। कुछ ही सेकंड में विशाल और महंगा टायर पूरी तरह से पिचक कर जमीन से सट गया। करोड़ों की फरारी अब एक भद्दी तरह से झुक गई थी। काशवी वहां से उठी। उसने पेचकश वापस अपने बैग में डाला। उसे वहां से भागना चाहिए था, लेकिन वो भागी नहीं। वहीं एक पेड़ की छांव में अपनी स्कूटी के पास खड़ी होकर उस क्लब के दरवाजे की तरफ देखने लगी। वो देखना चाहती थी कि जब वो मगरूर इंसान अपनी इस प्यारी गाड़ी को इस हालत में देखेगा तो उसके चेहरे के भाव कैसे होंगे। वहीं मीनाक्षी डर के मारे वहां से पहले ही थोड़ा दूर जा चुकी थी। दूर से ही ये सारा तमाशा देख रही थी। वहीं उधर क्लब के अंदर निखिल एक नामी मॉडल के साथ लंच डेट पर आया था। हालांकि ये उसके लिए कोई डेट नहीं थी, बल्कि सिर्फ समय बिताने का एक तरीका था। लड़की लगातार बकबक कर रही थी। निखिल अपने फोन में उलझा हुआ था और उसने इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जब उसका सब्र टूट गया तो बिना किसी मॉडल की बात सुने अपनी कुर्सी से उठा। उसने रूखेपन से कहा, मेरा टाइम खत्म हो गया, तुम अपना लंच कर लेना, मैंने बिल पे कर दिया है। यह कहकर वो क्लब के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर निकलते ही निखिल ने अपना काला चश्मा आंखों पर चढ़ाया और क्लब से बाहर निकला। वैले ने उसे देखते ही चाबी लाने के लिए दौड़ लगाई। तभी निखिल अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे वो पार्किंग एरिया में घुसा, उसके कदम अचानक रुक गए। उसके लाल फरारी, जो उसकी शान एक तरह से भद्दी तरह से झुक गई थी। उसका पिछला बायां टायर पूरी तरह से फ्लैट था और रिम जमीन को छू रहा था। निखिल का खून कुछ इस सेकंड में खोलने लगा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपने चश्मे को उतार कर मुट्ठी में भींच लिया और उसने चिल्ला कर कहा, यह क्या बकवास है? मेरी गाड़ी की हालत ये किसने की? सिक्योरिटी कहाँ मर गई थी? निखिल की दहाड़ से क्लब के बाहर खड़े गार्ड और वैले दोनों कांप गए। वैले भागता हुआ आया और गाड़ी की हालत देखकर उसके पसीने छूट गए। उसने घबरा कर कहा, सर पता नहीं सर, अभी तो ठीक थी, किसी ने हवा निकाल दी। तभी निखिल ने चिल्ला कर कहा, हवा निकाल दी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी ड्यूटी से हटने की? तुम सबकी जान निकाल लूंगा मैं। निखिल आग बबूला हो रहा था। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस पूरे शहर में किसी की इतनी जरूरत हो सकती है कि निखिल सिंघानिया की गाड़ी को छूने की हिम्मत भी करे। निखिल गुस्से में इधर उधर देख रहा था। तभी उसे एक शांत लेकिन चुभती हुई आवाज सुनाई दी। पीछे से किसी ने चिल्ला कर कहा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? यह आवाज सुनते ही निखिल ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कुछ कदमों की दूरी पर काशवी खड़ी थी। उसके कंधे पर एक साधारण सा कॉलेज बैग था और उसने सिंपल कुर्ती और जींस पहनी थी। लेकिन उसकी आंखों में जो कॉन्फिडेंस और निडरता थी, वो किसी महारानी से कम नहीं थी। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक लेकिन बहुत ही खूबसूरत मुस्कान थी। निखिल ने अपनी आंखें सिकोड़ कर उसे देखा। वो इस लड़की को जानता नहीं था। उसने अपनी जिंदगी में कभी इस लड़की को नहीं देखा था। तभी निखिल ने एक एक शब्द पर जोर देकर अपनी खौफनाक आवाज में पूछा, तुम कौन हो और तुमने क्या बकवास की है मेरी गाड़ी के साथ? काशवी बिना डरे एक कदम और आगे बढ़ी और निखिल की आंखों में सीधे देख रही थी, उन आंखों में जिसने पूरा शहर खौफ खाता था। काशवी ने शांत लेकिन बहुत ही धारदार आवाज में कहा, मैं वो हूं जिसने कल रात तुमने और तुम्हारे नशेड़ी दोस्तों ने सड़क पर अपनी जागीर समझकर रोदने की कोशिश की। मैं उस लड़के की बहन हूं जिसको तुमने बेरहमी से मारा था। निखिल के दिमाग में कल रात की धुंधली सी यादें ताजा हो गई। सड़क, वो लड़का, उसकी पिटाई, लेकिन निखिल के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं आया, बल्कि एक अजीब सी चिढ़ आ गई। निखिल ने तिरस्कार से हंसकर कहा, तो तुम उस भिखारी की बहन हो जो मेरी गाड़ी के नीचे आकर मरने वाला था? तुम्हें क्या लगा ये सब करके तुम मुझसे बदला ले लोगी? तुमने अभी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है।
काशवी की मुस्कान और गहरी हो गई। उसे इस इंसान की निजता पर अब अचंभा नहीं हो रहा था। उसने अपनी उंगली निखिल की तरफ उठाई और बड़ी सख्त लहजे में कहा, भिखारी तुम हो निखिल सिंघानिया, जिसके पास सिर्फ दौलत का ढेर है, लेकिन इंसानियत और तबीज के नाम पर बिल्कुल कंगाल हो तुम। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगली बार सड़क पर किसी मासूम पर हाथ उठाने से पहले या अपने पैसे का गुरूर दिखाने से पहले 10 बार सोचना, क्योंकि हर कोई तुम्हारे इस फर्जी रुतबे से नहीं डरता। ये पिचका हुआ टायर तुम्हारी इस खोखली अकड़ का सबूत है, जिसे मैंने अभी जमीन पर ला दिया है। काशवी के ये शब्द किसी चाबुक की तरह निखिल के अहंकार पर पड़े थे। आज तक किसी ने किसी इंसान निखिल सिंघानिया से इस तरह लहजे में बात करने की हिम्मत नहीं की थी, वो भी उसकी आंखों में आंखें डालकर। निखिल का जबड़ा कस गया। उसने अपने दांतों को पीसते हुए एक कदम काशवी की तरफ बढ़ाया। उसकी लंबी चौड़ी कद काठी के सामने काशवी बहुत छोटी लग रही थी, लेकिन काशवी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हटी। निखिल ने अपना चेहरा काशवी के चेहरे के बिल्कुल करीब लाया। उसकी आंखों में एक शैतानी आग जल रही थी। उसने अपनी खुरदरी और ठंडी आवाज में फुसफुसा कर कहा, तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि तुमने आज किससे पंगा लिया लड़की। तुमने मेरी गाड़ी की हवा नहीं निकाली, तुमने अपनी जिंदगी के चैन सुकून की हवा निकाल दी है। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे उस परिवार को सबक सिखाऊंगा कि तुम हर सांस के साथ मौत मांगोगी। लेकिन काशवी ने पलक तक नहीं झपकाई। उसने निखिल की धमकी को हवा में उड़ाते हुए अपना बैग कंधे पर ठीक करा और कहा, मैं इंतजार करूंगी मिस्टर सिंघानिया, देखते हैं तुम्हारी दौलत जीतती है या मेरी जीत। ये कहते हुए काशवी ने पलटी खाई और अपने शानदार कॉन्फिडेंस के साथ वहां से चलने लगी। निखिल वहीं खड़ा अपने फ्लैट टायर वाली फेरी के पास काशवी को दूर जाते हुए देख रहा था। उसके सीने में गुस्से का एक ऐसा ज्वालामुखी फट रहा था जिसे शांत करना अब किसी के बस की बात नहीं थी। काशवी ने अपनी एक छोटी सी हरकत से एक ऐसे दानव को चुनौती दे दी जो अब जायसवाल परिवार की जिंदगी में एक भयंकर तूफान लाने वाला था। क्लब के बाहर उस भयंकर बेइज्जती के बाद निखिल अपनी पिचक चुकी फरारी को वहीं छोड़कर एक कैब से वापस अपने महल सिंघानिया एस्टेट लौटा। रास्ते भर उसके कदम और उसके दिमाग में एक ही चेहरा घूम रहा था, काशवी का वो निडर और चुनौती भरा चेहरा, वो निखिल के साथ वो लड़की। उसकी हैसियत जूतों के धूल के बराबर भी नहीं थी और उसने सरेआम उसकी गाड़ी की हवा निकालकर उसकी अकड़ को जमीन पर ला दिया। जैसे ही निखिल घर के मेन गेट के अंदर दाखिल हुआ तो उसे महसूस हुआ घर का माहौल सामान्य नहीं है। हॉल में भारी सन्नाटा पसरा था और नौकर सहमे हुए एक कोने में खड़े थे। तभी सीढ़ियों के ऊपर से एक भारी और कड़कती हुई आवाज गूंजी। किसी ने चिल्लाकर कहा, निखिल, मेरे स्टडी रूम में आओ अभी के अभी। यह आवाज विक्रम सिंघानिया की थी, निखिल के पिता और शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून। विक्रम सिंघानिया एक ऐसे इंसान थे जिन्हें भावनाएं और परिवार सिर्फ समाज में रुतबा बनाए रखने के साधन थे। उनका असली प्यार अपना बिजनेस और उनका पैसा था। निखिल ने गहरी सांस ली और बिना किसी भाव के भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगा। स्टडी रूम का दरवाजा खुलते ही उसे सिगार का धुआं और अपने पिता का लाल चेहरा नजर आया। विक्रम सिंघानिया अपनी भारी लेदर चेयर से उठकर खिड़की के पास खड़े थे। विक्रम ने मुड़ते हुए लगभग दौड़कर कहा, क्या तमाशा है ये? मुझे अभी अभी मेरे मैनेजर का फोन आया कि तुम्हारा क्लब के बाहर किसी लड़की से तमाशा हुआ और तुम्हारी फरारी, जो मैंने पिछले महीने ही करोड़ों खर्च करके दिलवाई थी, सड़क किनारे किसी कचरे की तरह खड़ी है। तुम्हारी ये अय्याशियां और ये सड़क छाप हरकतें कब बंद होंगी? उसकी ये डांट सुनकर निखिल आराम से जाकर सोफे पर बैठ गया। उसने अपने पैरों को टेबल पर रखा और बड़े रूखेपन से जवाब देकर कहा, गाड़ी की हवा किसी ने निकाल दी थी। मैं उसे ठीक करवाने के लिए वहां खड़ा नहीं रह सकता था। रही बात लड़की की, तो वो कोई तमाशा नहीं था, वो बस एक कीड़े को उसकी औकात याद दिलाना बाकी है। उसकी ये बात सुनकर आगे से विक्रम ने अपनी मुट्ठी टेबल पर मारकर कहा, औकात? तुम अपनी भूल गए हो निखिल। तुम्हें एहसास भी है कि तुम किस परिवार के वारिस हो? मैं दिन रात एक करके बिजनेस एम्पायर को संभालता हूं और तुम सिर्फ पैसा उड़ाना, शराब पीना और लड़कियों के साथ घूमना जानते हो। मैंने सोचा था कि उम्र के साथ तुम जिम्मेदारी निभाओगे, ऑफिस आओगे, मेरे काम में हाथ बटाओगे, लेकिन तुम एक नंबर के नकारा और गैर जिम्मेदार इंसान बन चुके हो। लेकिन निखिल के चेहरे पर पिता की इन कड़वी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसके लिए यह सब सुनना रोज का काम था। वो अपने पिता को घूरते हुए उठा और बोला, बिजनेस की जिम्मेदारियां? क्या सच में आपको मेरी परवाह है या अपने उस बिजनेस की जिसे आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं? मुझे आपके लेक्चर की जरूरत नहीं मिस्टर सिंघानिया। ये कहते हुए निखिल कमरे से बाहर निकल गया, पीछे अपने पिता को आग बबूला छोड़कर। निखिल का अपने कमरे तक का सफर उसके दिमाग में चल रहे तूफानों का गवाह था।
उसका पत्थर दिल होना कोई पैदाइशी बीमारी नहीं थी, यह उस महल की देन थी। बचपन से ही उसने अपने माता पिता विक्रम और मीरा के बीच सिर्फ कड़वाहट, झगड़े और बिजनेस डील्स देखी थी। उसने कभी उन्हें एक आम पति पत्नी की तरह प्यार करते या एक परिवार की तरह साथ बैठकर हंसते हुए नहीं देखा था। जब वो छोटा था तब वो अपनी माँ के पास प्यार की उम्मीद में जाता था, लेकिन वो अपनी किटी पार्टीज में बिजी रहती थी। पिता हमेशा मीटिंग्स में होते थे। उन दोनों के बीच की नफरत और खोलते रिश्ते ने निखिल के बचपन को निगल लिया था। उसने बहुत ही जल्दी सीख लिया कि दुनिया में भावनाएं सिर्फ इंसान को कमजोर बनाती है। प्यार, दया, हमदर्दी, ये सब उसके लिए सिर्फ किताबी बातें थी। उसके अंदर की सारी कोमलता कब की मर चुकी थी और उसकी जगह एक सर्द, क्रूर और अहंकारी दानव ने ले ली थी। अपने आलीशान और डार्क थीम वाले कमरे में पहुंचकर निखिल ने अपने कोट को जमीन पर फेंक दिया। वो शीशे के सामने खड़ा हुआ। उसके कानों में अभी भी काशवी की वो आवाज गूंज रही थी, भिखारी हो तुम निखिल सिंघानिया, जिसके पास इंसानियत नहीं है। निखिल ने शीशे पर एक जोरदार मुक्का मारा। शीशे में दरार आ गई। उसका गुस्सा अब एक जुनूनी पागलपन में बदल रहा था। निखिल ने अपने ही अक्स से बुदबुदा कर कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बेइज्जती करके चैन की नींद सो पाओगे? उसने तुरंत अपना फोन निकाला और अपने सबसे भरोसेमंद खौफजदा सेक्रेटरी राजीव को कॉल लगाया। राजीव निखिल के हर एक काले सफेद काम को बिना सवाल किए करता था। निखिल ने उसको ऑर्डर देकर कहा, हेलो राजीव, मुझे एक लड़की की पूरी कुंडली चाहिए। उसका नाम काशवी जायसवाल है। वो इसी शहर के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रही है। मुझे उसका पता, उसके परिवार में कौन कौन उसकी क्या क्या कमजोरियां हैं, मुझे सब कुछ चाहिए और ये मुझे आज शाम तक मेरी टेबल पर होना चाहिए, कोई बहाना नहीं। निखिल की आवाज में खतरनाक शांति थी। उसका यह ऑर्डर सुनते ही दूसरी तरफ से राजीव ने कांपती हुई आवाज में कहा, जी जी निखिल सर, शाम तक पूरी फाइल आपके पास होगी। इसके बाद फोन कट गया। अगले कुछ घंटे में निखिल के लिए बेचैनी से भरे हुए थे। वो बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब वो उस लड़की का गुरूर तोड़ेगा। उसने अपनी फरारी की जगह अपनी नई मस्कुलर और काले रंग की टोयोटा फॉर्च्यूनर मंगवा ली। शाम के ठीक 6 बजे राजीव निखिल के कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक भूरे रंग की फाइल थी। उसने बिना कुछ कहे फाइल निखिल की टेबल पर रख दी। राजीव ने डरते डरते जानकारी देकर कहा, इसमें सब कुछ है सर, वो सतिंदर जायसवाल की बेटी है। वो एक मिडिल क्लास परिवार है। उसकी एक बहन अवनी अस्पताल में नर्स है और भाई नकुल, जिसका कल रात एक्सीडेंट हुआ था। ये रहा उनका पूरा एड्रेस। उसकी ये बात सुनते ही निखिल के होठों पर एक शैतानी और खौफनाक मुस्कान तैर गई। निखिल ने फाइल बंद करके कहा, गुड जॉब राजीव, अब तुम जा सकते हो। आज रात एक बहुत ही दिलचस्प खेल खेला जाएगा। उस लड़के को बताना पड़ेगा कि सिंघानिया एस्टेट के चिराग को हाथ लगाने का अंजाम क्या होता है। इधर जब निखिल अपना बदला लेने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उधर शहर के दूसरे हिस्से में जायसवाल परिवार के घर का माहौल बहुत खुशनुमा था। बाहर का मौसम सर्द था, लेकिन घर के अंदर डाइनिंग टेबल पर गर्माहट और खुशियां बिखरी थी। सतेंद्र जी अपने दोनों बेटियों और बेटे के साथ रात का डिनर कर रहे थे। आज घर में मटर पनीर और गर्मा गर्म रोटियां बनी थी। नकुल के सिर पर अभी भी पट्टी थी, लेकिन उसका मजाकिया स्वभाव वापस आ चुका था। तभी अवनी ने अपने पिता को सब्जी परोस कर चहक कर कहा, डैड, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप अचानक हमारे लिए गाड़ी ले आएंगे। सतेंद्र के चेहरे पर एक संतुष्ट पिता की मुस्कान थी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अरे बेटा, जब तुम दोनों रोज रात को लेट आती थी तो मेरा दिल घबराता था। कल रात नकुल के एक्सीडेंट के बाद तो मैंने तय कर लिया कि अब और रिस्क नहीं लेना। मेरी बच्चियां अब बड़ी सुरक्षित गाड़ियों में सफर करेगी। बाहर लाल रंग की वो गाड़ी देखकर मुझे जो सुकून मिल रहा है वो मैं बयां नहीं कर सकता। वहीं काशवी चुपचाप खाना खा रही थी। डैड की बात सुनकर उसने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके मन के कोने में अभी क्लब वाला वाकया घूम रहा था। उसने घर में किसी को निखिल की गाड़ी की हवा निकालने वाली बात नहीं बताई। वो नहीं चाहती थी कि डैड और नकुल बेवजह परेशान हो। उसे लगा कि वो बात खत्म हो गई है और वो रईस ज्यादा अपनी गाड़ी ठीक करवाएगा और अपनी दुनिया में मस्त हो जाएगा। तभी नकुल ने काशवी को चिढ़ाकर कहा, दीदी तुम इतनी चुप क्यों हो? नई गाड़ी मिली है, कोई सजा नहीं मिली। लेकिन आगे से काशवी ने बात टालने की कोशिश करके कहा, अरे कुछ नहीं नकुल, बस कॉलेज की पढ़ाई का थोड़ा स्ट्रेस है। डिनर लगभग खत्म होने वाला था। घर में हंसी मजाक चल रहा था। तभी डिंग डिंग डोंग डिंग, रात के 9:30 बजे घर की डोरबेल बड़ी तेजी से और लगातार बजने लगी। आवाज में एक अजीब सी जल्दबाजी, आक्रामकता थी, मानो कोई दरवाजा तोड़ना चाहता हो। सब लोग एकदम शांत हो गए। सतेंद्र जी ने हैरानी से दीवार घड़ी की तरफ देखकर कहा,
इतनी रात को कौन हो सकता है? आगे से काशवी ने अपनी कुर्सी से उठकर कहा, मैं देखती हूँ डैड, आप बैठिए। उसके दिल में अचानक एक अजीब सी घबराहट होने लगी। उसे कोई अनहोनी का एहसास हो रहा था और उसने जाकर मेन गेट का ताला खोला और लोहे का दरवाजा अपनी तरफ खींच लिया। दरवाजा खुलते ही जो मंजर काशवी के सामने था, उसने अपने पैरों तले से जमीन खिसका दी। बाहर सर्द हवा की जगह एक भयानक झुलसा देने वाली गर्मी का एहसास हुआ। सड़क पर उनके ठीक सामने वो नई लाल गाड़ी जो सुबह उनके पिता ने अपनी जिंदगी भर की कमाई और प्यार से खरीदी थी, भीषण आग की लपटों में घिर गई थी। आग इतनी भयानक थी कि गाड़ी के शीशे चटक रहे थे। अंदर का इंटीरियर राख में बदल चुका था। काले धुएं का एक विशाल गुबार आसमान की तरफ उठ रहा था, जो पूरे मोहल्ले में फैल रहा था। ये देखते ही काशवी ने चिल्लाकर कहा, हे भगवान! काशवी के मुंह से एक चीख निकल गई। तभी उसकी नजर गाड़ी से कुछ ही दूर पर खड़ी उस नई विशाल काली फॉर्च्यूनर पर पड़ी। उस फॉर्च्यूनर के बोनट से टेक लगाए हाथ बांधे खड़ा था निखिल सिंघानिया। आग की पीली और लाल रोशनी उसके सर्द चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। उसके होठों पर वही कुटिल विजयी बर्बर मुस्कान थी। उसके हाथ में एक महंगा लाइटर था, जिसे वो अपने अंगूठे से खोलकर बंद कर रहा था। क्लिक क्लिक। वहीं काशवी की चीख सुनकर सतेंद्र जी, अवनी और नकुल भी भागते हुए बाहर आ गए। बाहर आते ही सतेंद्र जी की नज़र जब धू धू कर जलती उस गाड़ी पर पड़ी तो उनका पूरा शरीर सुन पड़ गया। वो सिर्फ एक लोहे का ढांचा नहीं था जो जल रहा था, वो उनका सपना था, और उनकी बेटियों के लिए जो सपना देखा गया था, उनका प्यार था, जो कुछ ही सेकंड में राख हो गया था। उन्होंने हकला कर कहा, मेरी गाड़ी, ये क्या हो गया? सतेंद्र की आवाज़ कांप रही थी। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वहां निखिल ने अपनी जगह से हिले बिना बड़ी ठंडी और जहरीली आवाज में काशवी की तरफ देखते हुए कहा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज काशवी जायसवाल? तुमने मेरी गाड़ी की हवा निकाली थी, मैंने तुम्हारी गाड़ी का वजूद मिटा दिया। अब तुम्हारी अकड़ कहाँ है? यह सुनते ही सतेंद्र जी को गहरा सदमा लगा। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी इस गुंडे से क्या नाता रखती है। ये सब क्या हो रहा है? वो भीषण आग और ये भयानक सदमा उनके कमजोर दिल के लिए बड़ा ज्यादा था। अचानक सतेंद्र जी ने अपने सीने में जोर से पकड़ ला। उनके चेहरे पर अत्यधिक दर्द के भाव आए और उनके मुंह से एक घुटी हुई करहा निकली। उनकी ये हालात देखते ही उनके पास खड़ी अवनी ने जोर से चीख कर कहा, डैड! तभी सतेंद्र जी धड़ाम से वहीं जमीन पर गिर पड़े। उनका शरीर पसीने से लथपथ हो गया और सांसें उखड़ने लगी। उन्हें एक भयंकर हार्ट अटैक आ रहा था। अवनी तुरंत घुटनों के पास बल बैठ गए। उन्होंने संभालने की कोशिश करके कहा, डैड क्या हुआ आपको? आंखें खोली डैड। वो एक नर्स थे, उसने तुरंत प्लस चेक की और उसका दिल डूब गया। पल्स बहुत तेजी से गिर रही थी। वहीं नकुल अपनी चोटों की परवाह किए बिना पिता के पास जमीन पर बैठ गया, रोने लगा। उसने सिसक कर कहा, डैड डैड प्लीज उठिए। तभी अविनी ने घबराकर काशवी की तरफ चिल्ला कर कहा, काशवी, डैड को हार्ट अटैक आया है, इन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, वरना हम इन्हें खो देंगे। एम्बुलेंस के आने में टाइम नहीं है। दूसरी तरफ काशवी वहीं बुत बनकर खड़ी थी। उसकी आंखों के सामने उसके पिता मौत से लड़ रहे थे। उसका भाई रो रहा था और उसकी बहन मदद की भीख मांग रही थी। इस सब के पीछे सिर्फ एक इंसान था जो सब मुस्कुराता हुआ देख रहा था। काशवी के अंदर कुछ टूट गया। डर, घबराहट, संकोच, सब कुछ जलती हुई गाड़ी की आग में भस्म हो गया। उसकी राख से जो चीख बाहर निकली वो शुद्ध, अनियंत्रित और खौफनाक नफरत। उसकी आंखें आग के गोलों की तरह लाल हो गई। उसने अपने पिता को जमीन पर तड़पते हुए देखा और फिर मुड़कर निखिल की तरफ देखा। निखिल को लगा कि अब ये लड़की उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाएगी, माफी मांगेगी। वो इसी पल का तो इंतजार कर रहा था, लेकिन जो हुआ, उसने निखिल सिंघानिया की नींव हिला दी। काशवी तेज लंबे कदमों से काली फॉर्च्यूनर की तरफ बढ़ी। उसके कदम एक भूचाल था। निखिल अभी भी बोनट से टिका हुआ मुस्कुरा रहा था। काशवी उसके बिल्कुल सामने आकर रुकी। बिना एक शब्द कहे, बिना एक सेकंड देरी किए, अपना बायां हाथ हवा में उठाया और पूरी ताकत बटोरी। अपने शरीर का सारा जोर लगाकर चटाक, एक भयानक और कान फाड़ देने वाली आवाज उस मोहल्ले के सन्नाटे को चीर गई। काशवी का हाथ निखिल सिंघानिया के गाल पर इतनी जोर से पड़ा, इस पावरफुल और भारी भरकम इंसान का सिर झटके में एक तरफ घूम गया। थप्पड़ की गूंज से जैसे हवा में पल भर का एक सन्नाटा आ गया। निखिल का दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। उसके कानों में तेजी से एक सीटी बजने लगी। उसके गाल पर काशवी की 5 उंगलियों के निशान खून की तरह लाल होकर उभर आए। जिंदगी में पहली बार किसी ने निखिल सिंघानिया पर हाथ उठाया था। किसी की इतनी जरूरत हुई कि उसे छू सके। इससे पहले निखिल सदमे से बाहर आ पाता, कोई प्रतिक्रिया दे पाता। काशवी ने झटके से निखिल की पैंट से
जेब में हाथ डाला और अपनी नई फॉर्च्यूनर की चाबी खींच ली। उसने निखिल के कॉलर को बड़ी नफरत से पकड़ा। उसे खौफनाक, ठंडे और कांपती हुई आवाज में उसके कान के पास फुसफुसा कर कहा, अगर मेरे पिता को कुछ हुआ ना निखिल सिंघानिया, तो मैं तुम्हारी ये रईसी की चिता सजाकर तुम्हें जिंदा उसी में जला दूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। ये कहते हुए उसने निखिल को एक जोरदार धक्का दिया और उसने निखिल लड़खड़ाकर पीछे गाड़ी से जा टकराया। काशी ने तुरंत फॉर्च्यूनर का पिछला दरवाजा खोला। उसने दहाड़ कर कहा, नकुल, डैड को उठाओ जल्दी। अवनी और नकुल ने मिलकर किसी तरह बेसुध सतेंद्र जी को फॉर्च्यूनर की पिछली सीट पर लेटाया। अवनी उनके पास पीछे बैठ गई और डैड के सीने को पंप से करते हुए सीपीआर देने लगी। काशी तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठी। उसने गाड़ी स्टार्ट की और बिना एक सेकंड गवाए अपनी जली हुई गाड़ी और बुत बने निखिल को वहीं पीछे छोड़कर गाड़ी को हॉस्पिटल की दिशा में पूरी रफ्तार से दौड़ा दिया। टायरों के घिसने की तेज आवाज के साथ फॉर्च्यूनर वहां से गायब हो गई। पीछे मोहल्ले की सड़क पर अब एक जली हुई गाड़ी की आग की लपटें थी और उस आग की रोशनी में अकेला खड़ा था निखिल सिंघानिया। वो वहीं खड़ा था, बिल्कुल एक पत्थर की मूर्ति की तरह। उसका बायां हाथ धीरे से उठकर उसके गाल तक गया और जहां दर्द की लहरें उठ रही थी, उसे समझ ही नहीं आया कि जो अभी क्या हुआ है। एक मामूल मिडिल क्लास लड़के ने सरेआम निखिल सिंघानिया के मुंह पर तमाचा मारा। उसकी गाड़ी छीन कर ले गई और वो कुछ भी नहीं कर पाया। उसके अंदर का अहंकारी दानव इस भयानक बेइज्जती को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन गुस्से से ज्यादा उसके अंदर एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा छा गया था। यह सन्नाटा किसी बहुत बड़े और विनाशकारी तूफान के आने से पहले की शांति थी। काशवी ने उस रात सिर्फ एक थप्पड़ नहीं मारा था, उसने निखिल सिंघानिया के अहंकार की छाती पर एक ऐसा खंजर घोंप दिया था जिसका घाव अब सिर्फ एक भयंकर तबाही के साथ ही भरने वाला था। उनकी इस दुश्मनी में एक ऐसा नया मोड़ ले लिया था जहां से दोनों के लिए पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। या तो जायसवाल परिवार इस आग में पूरी तरह भस्म हो जाएगा या फिर निखिल सिंघानिया का अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। रात का गहराता अंधेरा और पटना की सूनी सड़कें, उस काले रंग के विशाल फॉर्च्यूनर के टायर सड़क पर ऐसे चीख रहे थे मानो वो भी उसके अंदर मचे अहंकार को महसूस कर रहे हो। काशवी की आंखों के सामने सड़क पर गड़ी थी, लेकिन उसका दिमाग पिछली सीट पर था जहां उसके पिता जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। गाड़ी का एक्सीलेटर पूरी तरह से दबा हुआ था। स्पीडोमीटर की सुई 120 पार कर चुकी थी, लेकिन काशवी को रफ्तार कम लग रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसके हाथों ने स्टीयरिंग व्हील को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था, उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे। पीछे से नकुल की रुलाई चीखें कार के सन्नाटे और डरावना बना रही थी। उसने चिल्ला कर कहा, डैड डैड, आंखें खोलिए प्लीज डैड। अवनी, जो खुद को एक सीनियर नर्स थी, इस वक्त अपनी पूरी मेडिकल ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर रही थी। उसने सतेंद्र जी का सिर अपनी गोद में रखा और अपने दोनों हाथों से उनके सीने पर लगातार एक लय में दबाव डाल रही थी, सीपीआर दे रही थी। 1 2 3 4। अवनी की सांसें उखड़ रही थी। उसके चेहरे पर पसीना और आंसू दोनों एक साथ बह रहे थे, लेकिन उसके हाथ एक सेकंड के लिए भी नहीं रुके। तभी अवनी ने पीछे से हाँफ कर चिल्ला कर कहा, काशवी, गाड़ी और तेज चलाओ। डैड की पल्स बहुत वीक है। हमें किसी भी कीमत पर अगले 5 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचना होगा। काशवी ने अपनी उंगली पर आंसुओं को पलकों में रोक लिया और जवाब देकर कहा, बस पहुंच रहे हैं अनवी, तुम डैड को कुछ मत होने देना। ये कहते हुए उसने सामने आ रहे एक ट्रक को बड़े खतरनाक कट मारकर गाड़ी को ओवरटेक किया और उसे इस वक्त न तो ट्रैफिक नियमों की परवाह थी, न ही अपनी जान की। उसके लिए इस वक्त सिर्फ एक मकसद था, अपने पिता की सांसें बचाना। कुछ ही मिनटों में उस खौफनाक और अंतहीन लगने वाले ड्राइव के बाद फॉर्च्यूनर ने एक जोरदार ब्रेक के साथ सिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के सामने चीख कर ब्रेक मारा। टायरों से हल्का सा धुआं उठने लगा। गाड़ी रुकते ही काशवी ने ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भागी और काशवी की चीख पूरे हॉस्पिटल के कॉरिडोर में गूंज गई। उसने चिल्ला कर कहा, इमरजेंसी, स्ट्रेचर लाओ जल्दी, मेरे डैड को हार्ट अटैक आया है। अवनी भी बाहर आ चुकी थी, क्योंकि वो उसी हॉस्पिटल के स्टाफ थी और वहां के वार्ड बॉय और जूनियर डॉक्टर उसे पहचानते थे। अवनी को इस हालात में देखकर वो तुरंत हरकत में आ गए और सैकड़ों के भीतर एक स्ट्रेचर फॉर्च्यूनर के पास पहुंच गया। वार्ड बॉय और नकुल ने मिलकर सतेंद्र जी को बेसुध शरीर को स्ट्रेचर पर लेटाया और स्ट्रेचर तेजी से इमरजेंसी आईसीयू की तरफ दौड़ पड़ा। स्ट्रेचर के पहिए की गड़गड़ाहट और लोगों की भागदौड़ ने रात के सन्नाटे को पूरी तरह चीर दिया। तभी अवनी ने उस वार्ड बॉय को चिल्लाकर कहा, डॉक्टर माथुर को बुलाओ, जल्दी कहो कि सतेंद्र जायसवाल जी को लाया गया है। सीवियर कार्डियक अरेस्ट के चांसेस हैं। अवनी स्ट्रेचर के साथ भागकर
बाकी स्टाफ को निर्देश दे रही थी। इमरजेंसी वार्ड के बड़े से भारी से शीशे के दरवाजे खुले और स्ट्रेचर अंदर चला गया, लेकिन नकुल और काशवी को बाहर ही रोक दिया गया। एक नर्स ने उन्हें रोक कर कहा, सॉरी मैम, आप लोग अंदर नहीं जा सकते, प्लीज बाहर वेट कीजिए। यह कहकर उसने दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर दिया। दरवाजे के ऊपर लगा लाल रंग का इमरजेंसी बल्ब जल उठा। वो रोशनी काशवी की आंखों में किसी खंजर की तरह चुभ रही थी। वहीं इमरजेंसी रूम के बाहर दीवार से टिक कर नीचे फर्श पर बैठ गई। नकुल अपने हाथों में अपना चेहरा छुपाए बुरी तरह रो रहा था। काशवी ने अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया। उसके दिमाग में पिछले 1 घंटे की तस्वीर किसी डरावनी फिल्म की तरह घूम रही थी। उसकी जलती हुई नई गाड़ी, डैड का सीना पकड़कर सड़क पर गिरना और अरमान सिंघानिया का वो शैतानी चेहरा। फिर उसे याद आया कि वो अपना हाथ उठा और सामने निखिल के गाल पर जोरदार तमाचा मारा। काशवी ने दाएं हाथ को देखा जिसे उसने निखिल को मारा था। उसका हाथ अभी भी हल्का कांप रहा था, और लेकिन उसने कोई कंपन नहीं था। अगर निखिल सिंघानिया उस वक्त वहां दोबारा आ जाता तो काशवी उसे जान से मार देती। उसके अंदर का खून इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि उसे अपने ही नसों में आग महसूस हो रही थी। समय जैसे रुक सा गया था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज काशवी के दिल की धड़कनों के साथ मेल खा रही थी। 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा बीत गया। आईसीयू के अंदर क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। अवनी भी अंदर ही थी और जो बाहर नहीं आई थी। तभी अचानक वो लाल बत्ती बुझ गई। इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा धीरे से खुला और डॉक्टर माथुर, जो कि शहर के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट थे, अपने चेहरे से मास्क हटाकर बाहर आ गए। उनके पीछे अवनी भी थी और अवनी की आंखें सूजी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। काशवी और नकुल ने स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़े होकर डॉक्टर की तरफ भागते हुए कहा, डॉक्टर, मेरे डैड, वो कैसे हैं? काशवी की आवाज गले में अटक गई थी। वो कुछ बोल ही नहीं पाई आगे। डॉक्टर माथुर ने एक हल्के और राहत भरी मुस्कान के साथ काशवी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, शांत हो जाओ बेटा, आप लोगों ने बहुत हिम्मत का काम किया। अवनी ने रास्ते में जो सीपीआर दिया उसी से असल में सतिंदर जी की जान बच गई है। डॉक्टर ने आगे समझाकर कहा, आपके पिता को एक सीवियर पैनिक अटैक की वजह से माइनर कार्डियक अरेस्ट आया था। बहुत गहरा सदमा लगा था उन्हें, लेकिन आप लोग बिल्कुल उसी समय पर ले आए। हमने उन्हें स्टेबलाइज कर दिया है। ईसीजी और बाकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही, खतरे की कोई बात नहीं। अब वो बिल्कुल ठीक हैं, खतरे से पूरी तरह से बाहर हैं। तभी नकुल ने अपने आंसू पहुँच कर बच्चों की तरह पूछा, बिल्कुल ठीक हैं। आगे से डॉक्टर ने प्यार से कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक हैं। अभी उन्हें दवाइयों के असर से नींद आ रही है। हमने उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। आप लोग चाहें तो एक एक करके उन्हें दूर से देख सकते हैं, लेकिन अभी उनसे बात मत कीजिएगा, उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। ये सुनते ही काशी के पैरों में जैसे किसी ने भारी कोई जंजीर खोल दी हो। उसकी आंखों में जो आंसू अब तक गुस्से की वजह से रुके हुए थे वो अचानक बह निकले। उसने राहत की एक लंबी सांस ली और अवनी को गले लगा लिया। दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि सुकून के थे। नकुल ने अपनी दोनों बहनों को कसकर पकड़ लिया। जायसवाल परिवार पर मौत का साया मंडरा रहा था और वह टल चुका था। तीनों भाई बहनों ने जाकर वार्ड की कांच की खिड़की में अपने पिता को देखा। सतिंदर जी शांति से सो रहे थे। उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था और मॉनिटर पर उनकी दिल की धड़कनें अब एक सामान्य और सुकून भरी लय में चल रही थी। काशवी ने गहरी सांस लेकर कहा, नकुल, अवनी, तुम लोग डैड के पास रुकना। अवनी, तू इनका ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। उसकी ये बात सुनकर आगे से नकुल ने फिक्र से पूछा, आप कहाँ जा रही हैं दीदी? आगे से काशवी ने थकी हुई आवाज में कहा, कहीं नहीं, बस थोड़ा पानी पीकर मुंह धोकर आती हूँ, मेरा सिर भारी हो रहा है। ये कहते वो धीरे से कदमों से चलकर हॉस्पिटल के बड़े और शांत वेटिंग हॉल की तरफ आ गई। रात के 2 बज चुके थे। पूरा वेटिंग हॉल एकदम सूना पड़ा था। केवल रिसेप्शन पर बैठी नर्स की कंप्यूटर टाइप करने की हल्की आवाज आ रही थी। काशवी उस खाली हॉल में रखे एक बड़े से लेदर के सोफे पर धम से बैठ गई। उसने अपना सिर पीछे की तरफ सोफे पर बैकरेस्ट पर टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे उसने आंखें बंद की, आज पूरे दिन और सारी रात की घटनाएं उसके दिमाग पर हावी होने लगी। सुबह वो नई नई गाड़ी मिलना, डैड की खुशी, फिर दोपहर क्लब के बाहर गाड़ी की हवा निकालना, और फिर रात को उस दानव उनके घर का आना, उस गाड़ी को जलाना। काशो को महसूस हुआ कि उसने आज एक ऐसी आग में हाथ डाल दिया है जो शायद अब उसके पूरे परिवार को झुलसा सकती है। वो निखिल सिंघानिया था। उस आदमी के पास इतना पैसा और पावर था कि वो किसी भी इंसान का वजूद मिटा सकता था।
लेकिन काशवी के मन में कोई पछतावा नहीं था। उसने जो किया वो सही था और एक बेटे के रूप में, एक इंसान के रूप में उसने उस अहंकार को तमाचा मारा जो आम लोगों को कीड़े मकोड़े समझता था। वो इसी उधेड़बुन में सोफे पर आंख बंद करके लेटी थी कि अचानक उसे अपने आसपास की हवा में एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। हॉस्पिटल की वो फिनाइल और दवाइयों वाली महक अचानक एक बहुत महंगे कड़क विदेशी परफ्यूम की खुशबू में बदल गई। इसके साथ ही सिगरेट के धुएं और बहुत ही हल्की गंध भी हवा में तैरने लगी। काशवी की बंद आंखों के बाहर जैसा कोई गहरा साया मंडराने लगा। उसे महसूस हुआ कि सोफे का वो हिस्सा जो ठीक उसके बगल में खाली था, वहां कोई आकर बहुत आराम से बैठ गया। सोफे के गद्दे में दबने का एहसास उसे हुआ। काशवी को लगा कि शायद नकुल या अवनी आए होंगे। उसने धीरे से अपनी भारी आंखें खोली और अपनी बाईं तरफ गर्दन घुमाई। जैसे ही काशवी की नजर उसके बगल में बैठे शख्स पर पड़ी, उसके शरीर का सारा खून जम गया और उसकी आंखें फटी रह गई। उसके ठीक बगल में उसी लेदर के सोफे पर पैर रखे, दोनों हाथ सीने पर बांधे, बड़े शांत और खौफनाक मुद्रा में बैठा था निखिल सिंघानिया। वो काली शर्ट और बाल बिखरे हुए बाल, लेकिन उसके चेहरे पर अब शैतानी मुस्कान नहीं थी जो घर के बाहर थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था, और सबसे बड़ी बात, हॉस्पिटल के सफेद ट्यूबलाइट की रोशनी में काशवी को निखिल के बाएं गाल पर अपनी ही उंगलियों के लाल निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जो अब नीले पड़ने शुरू हो चुके थे। काशवी झटके में सोफे से उठ खड़ी हुई। उसकी घबराहट एक सेकंड में भयंकर गुस्से में बदल गई। उसने अपने दांत पीसकर अपनी आवाज को जितना हो सके नीचा लेकिन तीखी करके कहा, तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निखिल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अपनी सर्द, गहरी और भावहीन आंखों से काशवी को पैर से लेकर ऊपर तक देखा, और वो जल्दी में उसकी काली फॉर्च्यूनर लेकर आ गई थी, जो अभी भी हॉस्पिटल की पार्किंग में खड़ी थी। काशवी ने गुस्से में हाँफ कर अपना हाथ जींस की जेब में डाला और उसने फॉर्च्यूनर की चाबी मुट्ठी में पकड़े झटके में अरमान के बिल्कुल करीब आ गई। उसने चिल्लाकर कहा, मैंने कुछ पूछा तुमसे? तुम यहाँ कैसे पहुंचे? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस हॉस्पिटल में हूँ? निखिल आराम से सोफे पर बैठा रहा। उसने अपना सिर हल्का सा पीछे किया और उसने अपनी भारी खुरदरी लेकिन शांत आवाज में कहा, मेरी गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगा है और तुमने मेरी गाड़ी छीन ली, लेकिन तुमने इतना नहीं पता था कि मैं हर चीज की लोकेशन जानता हूँ। उसी ट्रैकर की लोकेशन मैं देख कर यहाँ पहुंचा हूँ। अब उसे याद आया कि वो तो उसकी गाड़ी लेकर यहाँ आई थी। काशवी ने पूरी ताकत से चाबी को निखिल की छाती पर मारा, जिसे निखिल ने अपने हाथ में कैच कर लिया, और काशवी ने फुसफुसा कर लेकिन दहाड़ के साथ कहा, ये पकड़ो अपनी मनहूस गाड़ी की चाबी। मुझे तुम्हारे जैसे घटिया इंसान की किसी चीज की जरूरत नहीं। और कान खोल कर सुन लो निखिल सिंघानिया, मेरे डैड बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी वो घटिया चाल कामयाब नहीं हुई। काशवी की उंगली निखिल के चेहरे में बिल्कुल सामने थी। उसने चिल्ला कर आगे कहा, चुपचाप अपनी चाबी उठाओ और अपनी गाड़ी लो और यहाँ से दफा हो जाओ। दोबारा दोबारा अपनी यह मनहूस शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। अगर तुम मेरे या मेरे परिवार के आसपास भी फटके तो अगली बार सिर्फ थप्पड़ नहीं मारूंगी, जान से मार दूंगी। हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। काशवी की सांसें तेज चल रही थी। वो निखिल की आंखों के अंदर आंखें डालकर उसे घूर रही थी। निखिल वो इंसान जिसके सामने शहर के बड़े नेता गुंडे नजरें झुकाकर खड़े होते, जिसे अगर कोई ऊंची आवाज में जवाब दे देता तो उसका घर तक उजड़वा देता। आज वही निखिल सिंघानिया एक मामूली सी लड़की से सरेआम गालियां और धमकियां सुन रहा था। लेकिन निखिल ने जो प्रतिक्रिया दी, उसने काशवी को एक पल के लिए उलझन में डाल दिया। निखिल को गुस्सा नहीं आया। उसने न कोई पलटवार किया, न कोई गाली दी और न ही कोई धमकी दी। उसने अपनी मुट्ठी में बंद उस चाबी को देखा और फिर धीरे से अपनी नजरें उठाकर काशवी की आंखों में देखा। उन आंखों में एक ऐसा रहस्यमय और गहरा सन्नाटा था जिसे काशवी पढ़ नहीं पा रही थी। ये हार नहीं थी, ये बेइज्जती का डर भी नहीं था, ये कुछ और ही था। निखिल सिंघानिया की दुनिया में आज तक किसी ने उसे चुनौती नहीं दी थी। आज तक किसी ने उससे आंखें नहीं मिलाई थी। आज तक किसी ने उसकी दौलत को ठोकर नहीं मारी थी। निखिल बहुत ही आराम से सोफे से उठा। उसकी लंबाई काशवी से काफी ज्यादा थी, जिससे उसकी परछाई काशवी के ऊपर पड़ रही थी। उसने एक आखिरी बार उन सर्द आंखों से काशवी के चेहरे को और उसके गुस्से को और उसकी निडरता को देखा। उसने कुछ नहीं कहा, एक भी शब्द नहीं। निखिल ने अपनी गाड़ी की चाबी अपनी पैंट की जेब में डाली, पलटा और अपने शाही भारी और खौफनाक कदमों के साथ हॉस्पिटल से बाहर जाने वाले शीशे की तरफ चल दिया। उसके जूतों की टक टक की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी, धीरे धीरे दूर जा रही थी। काशवी वहीं खड़ी रही,
वो निखिल की चौड़ी पीठ को शीशे के दरवाजे के बाहर जाता अंधेरे में गायब होता हुआ देख रही थी। उसे लग रहा था कि निखिल यहाँ हंगामा करेगा, डराएगा, धमकाएगा, लेकिन उसका इस तरह बिना कुछ कहे, बिना एक भी शब्द बोले चुपचाप चले जाना काशवी को अंदर तक झकझोर गया। काशवी को यह समझने में देर नहीं लगी कि शेर का दहाड़ना उतना खतरनाक नहीं होता जिसका शिकार करने से पहले एकदम शांत हो जाना होता है। निखिल की यह खामोशी बहुत बड़े और विनाशकारी तूफान की दस्तक थी। हॉस्पिटल के उस ठंडे और शांत वेटिंग हॉल के बाहर निकलने के बाद निखिल सिंघानिया ने सड़क पर एक खाली कैब रुकवाई और उसमें बैठ गया। कैब का ड्राइवर शीशे से बाहर बार खूंखार और रईस दिखने वाले इंसान को देख रहा था, लेकिन निखिल की आंखें गाड़ी की खिड़की के बाहर उन घरे अंधेरे को घूर रही थी। पटना शहर की वो सर्द रात निखिल के लिए आज कुछ ज्यादा ही ठंडी हो गई। उसके बाएं गाल पर अभी भी एक अजीब सी झंझनाहट थी। वो दर्द नहीं था, बल्कि एक ऐसी टीस थी जो सीधे उसके अहंकार के सीने में चुभ रही थी। निखिल सिंघानिया, वो नाम जिससे बड़े बड़े बिजनेसमैन खौफ खाते थे, जिसके एक इशारे पर शहर के नियम बदल जाए, आज उसे एक साधारण सी लड़के ने शरेआम थप्पड़ मारा। लेकिन निखिल के दिमाग में जो सबसे बड़ा तूफान चल रहा था वो उस थप्पड़ का नहीं था। तूफान इस बात का था कि उसे गुस्सा क्यों नहीं आया जब उस लड़की का हाथ उसके गाल पर पड़ा, तो उसका खून क्यों नहीं खोला, उसने पलट कर उस लड़की की जान क्यों नहीं ली। निखिल का पूरा अस्तित्व किसी गहरे शून्य में समा गया। कैब सिंघानिया एस्टेट के विशाल और भव्य लोहे की गेट के सामने आकर रुकी। गार्ड्स ने जैसे ही निखिल को कैब से उतरते देखा, उसके पसीने छूट गए। गार्ड्स ने बिना एक सेकंड गवाए भारी लोहे के गेट खोलकर कहा, निखिल सर, इतनी रात को, वो भी मामूली कैब में? रात के 3 बज रहे थे। सिंघानिया एस्टेट की आलीशान इमारत किसी सोए दैत्य जैसी लग रही थी। अंदर सिर्फ गार्डन और कॉरिडोर की हल्की पीली लाइटें जल रही थी। घर के सारे नौकर और बाकी सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे। निखिल भारी कदमों से घर के अंदर दाखिल हुआ। उसका हर कदम मार्बल के फर्श पर एक गूंज पैदा कर रहा था। वो अपने कमरे की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की ओर बढ़ा, लेकिन फिर अचानक अपने कदम रुक गए। उसकी नजरें ग्राउंड फ्लोर पर बने उस बड़े से कमरे की तरफ गई, जिसके दरवाजे के नीचे अभी भी रोशनी की एक पतली लकीर बाहर आ रही थी। वो कमरा पूरे घर में इकलौती ऐसी जगह था जहां निखिल को शांति मिलती थी। वो उसकी दादी सावित्री देवी का कमरा था। बिना कुछ सोचे निखिल के कदम अपने आप उस कमरे की तरफ मुड़ गए और उसने बहुत ही धीरे से दरवाजे का हैंडल घुमाया और अंदर दाखिल हुआ। दादी के कमरे का माहौल पूरी तरह से एकदम अलग था। वहां कोई विदेशी परफ्यूम, महंगी शराब की महक नहीं, बल्कि चंदन और कपूर की एक बहुत ही भीनी, सुकून देने वाली खुशबू हवा में तैर रही थी। कमरे के एक कोने में एक छोटा सा मंदिर था, जहां एक दिया टिमटिमा रहा था। दादी अपने बिस्तर पर बैठी थी। उन्होंने अपने आंखों पर चश्मा लगाया था और वो रामायण का पाठ कर रही थी। दरवाजे की हल्के से आहट सुनकर दादी ने नजर उठाई। अपने पोते को इस वक्त और इस हालत में देखकर उसके चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी के भाव आ गए। निखिल बिना एक शब्द बोले, बिल्कुल एक हारे हुए और थके हुए बच्चे की तरह धीरे से चलकर दादी के बिस्तर के पास गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और अपना सिर दादी की गोद में रख दिया। दादी ने अपनी किताब एक तरफ रखी और अपने कांपते हुए झुर्रियों भरे हाथों से अरमान के बिखरे हुए बालों को सहलाने लगी। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि उनका ये शेर, जो पूरी दुनिया के लिए खूंखार शिकारी है, आज अंदर से किसी बात पर टूटा है। दादी ने बहुत ही नरमी और प्यार से अपनी ममता भरी आवाज में पूछा, क्या हुआ मेरी जान? आज मेरा बच्चा इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया? आज किसी पार्टी में नहीं जाना था या फिर दोस्तों के साथ कोई झगड़ा हो गया? निखिल की आंखें खुली थी। वो दादी के बिस्तर की चादर को घूर रहा था। दादी की बातों का उसके दिमाग पर जैसे कोई असर ही नहीं था। वो तो उसी पल में अटका हुआ था जब काशवी ने उसके गाल पर थप्पड़ मारा था। निखिल ने अपनी आंखें बिना झपकाए अपने आप से ही बात करके एक बहुत ही धीमी और खोई हुई सी आवाज में बड़बड़ाना शुरू करके कहा, पापा नहीं दादी, आज उसने मुझे थप्पड़ मारा, इतनी जोर से मारा कि मेरा सिर घूम गया। लेकिन मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। मुझे आग लग जानी चाहिए थी। मैं उसे वहीं खत्म कर सकता था, पर मेरे हाथ नहीं उठे। ऐसा क्यों हुआ दादी? मुझे गुस्सा क्यों नहीं आया? निखिल के बेतुकी और उलझी हुई बातें सुनकर दादी के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई। उनका दिल धक से रह गया और उन्होंने तुरंत निखिल का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ा और उसे ऊपर उठाकर पूछा, क्या कह रहा है तू निखिल? किसने थप्पड़ मारा? कौन है वो? दादी की आवाज में अब ममता के साथ साथ घबराहट और एक अजीब सा डर भी था। जैसे ही दादी
ने निखिल का चेहरा ऊपर किया। कमरे में रोशनी में निखिल के बाएं गाल पर वो 5 उंगलियों के निशान साफ नजर आ गए। अपनी जान से प्यारे पोते के गाल पर किसी के हाथ के निशान देखकर दादी का खून खोल गया। उनकी आंखों में भी आंसू थे और उन्होंने गुस्सा भी आ गया। उन्होंने पूछा, ये चोट कैसी है? किसने हाथ उठाया मेरे बच्चे पर? तो नाम बता उसका, मैं कल ही उसके पूरे शहर की पुलिस उसके पीछे लगा दूंगी। किसकी इतनी जरूरत हुई कि जो सिंघानिया परिवार के वारिस को छू ले? दादी का गुस्सा देखकर निखिल थोड़ा होश में आया। वो जमीन से उठकर दादी के बगल के बिस्तर पर बैठा और अंदर वो घमंडी निखिल अब वापस बाहर आने की कोशिश कर रहा था। निखिल ने अपनी सर्द आवाज में पूरी घटना एक एक पन्ना दादी के सामने खोलना शुरू करके कहा, वो कोई बहुत बड़ी इंसान नहीं दादी, एक मामूली 2 कौड़े की मिडिल क्लास लड़की है। उसका नाम काशवी जायसवाल है। वो शहर के इसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है। निखिल की आवाज में अब तिरस्कार और कड़वाहट घुलने लगी। उसके बाद सुनकर दादी ने बेचैनी से पूछा, तो फिर उसने तुझ पर हाथ क्यों उठाया बेटा? क्या बात हुई थी? निखिल ने अपनी आंखें सिकोड़ कर कहा, शुरुआत उस लड़की ने की थी दादी, मैंने नहीं। कल रात जब मैं न्यू पार्टी से लौट रहा था तो उसका भाई अपनी खटारा गाड़ी मेरी फरारी के नीचे आने वाला था। अगर मैंने ब्रेक ना मारा होता तो वो मर जाता। नशे में मेरे दोस्तों ने मैंने उसे 2-4 हाथ लगा दिए। बस इतनी सी बात थी, कोई आम बात नहीं। निखिल ने बात को आगे बढ़ाकर कहा, लेकिन उस लड़की की हिम्मत देखिए दादी। आज दोपहर में उसने एक क्लब के बाहर मेरी फरारी का टायर पंचर कर दिया, एक पेचकस से मेरी करोड़ों की गाड़ी का टायर फाड़ दिया और फिर मेरे सामने सीना ताड़ कर खड़ी हो गई। मुझे धमकी देने लगी, मेरी बेइज्जती की सरेआम, और मुझे भिखारी कहा उसने। निखिल की सांसें अब तेज हो रही थी। उसका अहंकार फिर से फन मार रहा था। उसने आगे कहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ दादी। निखिल सिंघानिया को कोई धमकी दे और जिंदा अपने घर चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उसकी कुंडली निकलवाई। मुझे पता चला कि उसके पिता आज ही नई गाड़ी दिलवाई है। वो लोग उसी गाड़ी के घमंड में उड़ रहे थे। उसकी बात सुनकर आगे से दादी ने घबरा कर पूछा, तो तूने क्या किया? दादी की आवाज अब कांपने लगी थी। उन्हें एहसास हो गया था कि उनके पोते ने जरूर बहुत भयानक काम किया है। निखिल ने बिना किसी पछतावे के एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, मैंने उसकी अकड़ को राख में मिला दिया दादी। मैं रात को उनके घर गया और मैंने खुद अपने हाथों से उस नई गाड़ी को पेट्रोल से छिड़क कर आग लगा दिया। मैं उसे दिखाना चाहता था कि निखिल सिंघानिया से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। यह सुनते ही दादी के मुंह से एक आह निकल गई। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा। उन्होंने घबरा कर कहा, हे भगवान, तूने किसी गरीब की नई गाड़ी जला दी, फिर क्या हुआ? निखिल की मुस्कान अब अचानक गायब हो गई। उसका चेहरा फिर से उस उलझन और खामोशी में डूब गया। उसने अपने हाथों को अपने आपस में रगड़कर धीमी आवाज में कहा, जब गाड़ी चल रही थी तो उस लड़की का पूरा परिवार बाहर आया। उसके पिता अपनी जलती हुई गाड़ी को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने वहीं हार्ट अटैक आ गया और जमीन पर गिर पड़े। ये बात सुनकर दादी की आंखें फट गई। उन्होंने हैरानी से पूछा, क्या तूने एक बेगुनाह इंसान की जान दांव पर लगा दी निखिल? निखिल ने अपना बचाव करके कहा, मैंने उन्हें कुछ नहीं किया दादी, उनका दिल कमजोर था तो मैं क्या करूं। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मैंने सपने में नहीं सोचा था। मुझे लगा कि वो लड़की अब मेरे पैरों में गिरेगी, अपने बाप की जान की भीख मांगेगी, रोएगी, क्योंकि उस वक्त उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। निखिल ने अपनी आंखें बंद की और जैसे वो पल को दोबारा जी रहा हो उसने अपनी आंखें वापस खोल कर कहा, पर वो रोई नहीं दादी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ नफरत थी, आग थी, और वो मेरे पास आई। उसने बिना कुछ कहे, एक सेकंड सोचे बिना, मेरे मुंह पर पूरी ताकत से थप्पड़ जड़ दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी। निखिल ने अपनी बात को पूरी करके आगे कहा, उसने थप्पड़ मारा, मेरी जेब से मेरी फॉर्च्यूनर की चाबी छीनी, मुझे धक्का दिया और मेरे मुंह पर कहा कि अगर उसके पिता को कुछ हुआ तो मेरी रईसी की चिता सजाकर मुझे जिंदा जला देगी। फिर वो अपने पिता को मेरी गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले गई और मैं बस वही खड़ा देखता रह गया। मैं चाहकर भी उसे नहीं रोक पाया दादी, मेरे हाथ भी नहीं उठे। निखिल ने दादी की आंखों में देखकर जैसे कसम खाने वाले अंदाज में कहा, लेकिन आप ही बताइए दादी, इसमें मेरी क्या गलती थी? शुरुआत उस लड़की ने की थी, आज मेरी गाड़ी को हाथ लगाया, मैंने तो बस उसे अपनी उसकी औकात दिखाई। दादी अब बिल्कुल खामोश थी। उन्होंने निखिल की पूरी बात सुनी। उनके चेहरे पर जो पहले निखिल के लिए चिंता और ममता थी वो गहरी निराशा और दुख में बदल चुकी थी। उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी। उनकी आंखों में अब शक्ति आ गई। दादी ने बहुत ही गंभीरता और कड़क आवाज में कहा, निखिल, तूने जो आज किया वो बहुत बड़ी गलती नहीं, एक बहुत बड़ा पाप है।
निखिल ने हैरानी से दादी को देखा। उसे लगा कि दादी हमेशा की तरह उसका साथ देगी, उस लड़की को कोसेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा था। उसने कंफ्यूज होकर पूछा, पाप मैंने क्या कर दिया दादी? उसने भी तो मेरी। तभी आगे से दादी ने बीच में उसे डपट कर कहा, चुप कर जा। उनकी आवाज में एक ऐसी अथॉरिटी थी जिसके सामने निखिल की बोलती बंद हो गई। आगे से दादी ने उसे समझाकर कहना शुरू करके कहा, मान लिया कि उसने कल रात घटना में गुस्से में तेरे गाड़ी का टायर पंचर किया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तूने क्या किया? तूने बदले में क्या किया? तूने एक ऐसे बाप की जिंदगी भर की कमाई को आग लगा दी, जिसने शायद अपना पेट काट कर अपनी बेटियों के लिए वो गाड़ी खरीदी होगी। तेरी फरारी का टायर तो चंद हजारों लाखों में आ जाएगा, लेकिन उस परिवार की खुशी की कीमत तू चुका सकता है? दादी की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने गंभीरता से कहा, एक गाड़ी जलने का सदमा तो बाप बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसे दिल का दौरा पड़ गया। अगर आज उस इंसान को कुछ हो जाता तो उसके खून का इल्जाम तेरे सिर पर होता निखिल, और तू पूछ रहा है कि तूने क्या गलती की? निखिल की नजरें झुक गई। उसे दादी की बातों पर जवाब नहीं सूझ रहा था। दादी ने निखिल का गाल छुआ और थप्पड़ का निशान जहां था। उन्होंने आगे कहा, तू सोच रहा है ना कि तुझे लड़की का थप्पड़ खाकर गुस्सा क्यों नहीं आया? मैं बताती हूँ तुझे, क्योंकि उस वक्त तेरा सामना किसी कमजोर से नहीं बल्कि सच्चाई से हुआ था। जब कोई इंसान अपने परिवार की जान बचाने के लिए मौत से भी टकराने को तैयार हो जाता है ना, तो उसके अंदर एक ऐसी ताकत आ जाती है जिसके आगे तेरे जैसे अहंकारी और पैसे के नशे में चूर इंसान के भी हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं। तुझे गुस्सा इसलिए नहीं आया क्योंकि अंदर ही अंदर तेरी अंतरात्मा जो कहीं दबी हुई थी, वो जानती थी कि तू गलत है। उस लड़के ने तेरे गाल पर नहीं, तेरे घमंड पर थप्पड़ मारा है। निखिल ने बेबसी से कहा, तो मैं क्या करूं दादी? क्या मैं सब भूल जाऊं? निखिल सिंघानिया की इस बेइज्जती को मैं ऐसे ही जाने दूं? पूरा शहर क्या कहेगा? तभी दादी ने सख्ती से कहा, शहर को भाड़ में जाने दे। तेरी इस दौलत और रुतबे ने तुझे अंदर से एक दानव बना दिया है निखिल, लेकिन मैं तुझे पूरी तरह से खत्म नहीं होने दूंगी। दादी ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे निखिल सिंघानिया के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उन्होंने निखिल की गाड़ी बल्कि उसे और भी बेहतर और उसने सामने आदेश स्वर में कहा, कल सुबह होते ही तो एक नई गाड़ी खरीदेगा, बिल्कुल वैसी ही बल्कि उससे भी बेहतर जैसी तूने जलाई है। तू वो नई गाड़ी लेकर खुद उनके लड़की के घर जाएगा और तू गाड़ी उस लड़की के पिता को सौंपेगा। और सबसे बड़ी बात, दादी ने एक पल का ठहराव लिया और फिर अपने शब्दों पर जोर देकर कहा, तू उस लड़के से और उसके परिवार से हाथ जोड़कर माफी मांगेगा। उनकी ये बात सुनकर निखिल एक झटके से बिस्तर से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अजीब सी दहशत आ गई और उसने कहा, माफी? मैं, निखिल सिंघानिया, एक मिडिल क्लास लड़की से माफी मांगूंगा जिसने मुझे सरेआम थप्पड़ मारा? और आप कह रही हैं दादी, मैं जान दे दूंगा लेकिन उस लड़की के सामने कभी नहीं झुकूंगा। दादी अपनी जगह पर बिल्कुल शांत बैठी रही। उन्होंने एक बहुत ही सर्द और अटल आवाज में कहा, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी निखिल, अगर तूने कल जाकर अपनी गलती की माफी नहीं मांगी, उस परिवार का नुकसान नहीं भरा, तो याद रखना तो इस घर में मुझे दोबारा कभी जिंदा नहीं देखेगा। ये मेरी कसम है तुझे। दादी की इस बात ने निखिल को अंदर से हिला दिया था। वह इस दुनिया में किसी से प्यार नहीं करता था सिवाय अपनी दादी के। दादी ने उसे अपनी जान की कसम दे दी थी। एक तरफ उसका विशाल आसमान छूता अहंकार जिसे आज तक किसी ने झुकाया नहीं था, और दूसरी तरफ उसकी दादी का वो आदेश जिसे टालना उसके लिए असंभव था। निखिल सिंघानिया का वो पत्थर दिल पहली बार एक ऐसी दोराहे पर आकर खड़ा हो गया जहां से हर रास्ता उसके गुरूर को चकनाचूर कर देने वाला था। वो बिना एक शब्द बोले उलझन, गुस्से, बेबसी के बवंडर में फंसा हुआ अपने भारी कदमों से दादी के कमरे से बाहर निकल गया। अब अगली सुबह क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता था। एक दानव को अब माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था, वो भी उस लड़की से जिसने उसकी दुनिया में आग लगा दी थी। आने वाला दिन जायसवाल परिवार और निखिल सिंघानिया दोनों की जिंदगी में एक ऐसा तूफान लाने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। क्या होगा आखिर कल की कहानी में? दोस्तों, कहानी को सुनकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करो। आप लोग पूरी कहानियां सुनते हैं, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, दो दो कहानियां अब आपको सुनाता हूं, फिर भी आप लाइक, शेयर और कमेंट बिल्कुल नहीं करते। 1000 लोग कहानी को सुनते हैं, लाइक करते हैं सिर्फ 50-100। तो ऐसा मत करो भाई। अगर आप सुन रहे हैं तो लाइक ज़रूर किया करो, अगर आप देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर किया करो, अगर आप कहानी को सुन रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है तो उस कहानी को
एक कमेंट करके बताया करो कि आपको कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तब भी आप कमेंट ज़रूर किया करो, क्योंकि हम आगे से आपके लिए वैसी कहानी और नहीं लेकर आएंगे और आगे आपके लिए और नई कहानी लेकर आएंगे। चलिए, कल फिर सुनेंगे आगे की कहानी।